की जोहार परिचर्चा में एक ऐसी हस्ती कि जो भारतीय राजनीति में एक अपनी वजूद रखते हैं और खासकर भारत की सेवा में तत्पर रहते हैं, राजा राम सिंह, पॉलिट ब्यूरो मेंबर, भाकपा माले और काराकाट के सांसद, जो कि अगर कहा जाए तो इस बार का चुनाव लोकसभा का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गहमा गहमी के साथ संपन्न हुआ था, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा जी और पवन सिंह दोनों इनके सामने थे और उन दोनों को पराजित कर इस संसद भवन में पहुंचे लोगों की आवाज बनकर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपकी स्वागत है। सर, इंडिया टीवी ऑनलाइन एक कार्यक्रम चलाती है जिसका नाम है जोहार परिचर्चा। उसमें हम इन बातों पे चर्चा करते हैं कि भारत के राजनीति को कैसी दिशा और दशा दी जाए जिससे आने वाली पीढ़ियों के सामने हम लोग उनसे फेस कर सकें और उनको बता सकें कि हमारी भारत की बहुत मजबूत विरासत है जिसको लेकर हमें चलना है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सही है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में नए नए आविष्कार हुए हैं और नई ज़रूरतें सामने आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी सही है कि पूंजीवाद इसका विकल्प नहीं दे पाया और जो एक ज़माने में पूंजीवाद के बड़े सिद्धांतकार फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा कि अब इतिहास का अंत हो गया, पूंजीवाद ही अंतिम सत्य है, तो हमें ये सत्य इसलिए मंजूर नहीं है कि हमने जो फिलिस्तीन में घटनाएं देखी, गाजा पट्टी में घटनाएं देखी, जिस तरह से युद्ध के बने हुए नियमों का उल्लंघन किया गया, खाना बंद करके लोगों को मार देना, पानी बंद करके लोगों को मार देना, अस्पतालों पर बमबारी, स्त्रियों को बच्चों को बड़े पैमाने पर जनसंहार, तो मानवता का यह विकल्प हमें मंजूर नहीं है। और अमेरिका के नेतृत्व में, इजराइल के नेतृत्व में चलने वाला इस जनसंहार ये बता दिया कि पूंजीवाद और पूंजीवादी दुनिया मानव समाज का सपना नहीं हो सकती है। और इस लिहाज से कम्युनिज्म एक बार फिर से लोगों का सपना बन के उभरा है कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड का जो सपना है उसकी तरफ दुनिया बढ़ चली है। और निश्चित रूप से उसी के साथ ही आज की ज़रूरतों, आज की बढ़ती हुई आबादी और आज के जो सपने हैं उसको साकार किया जा सकता है। जी, सांसद महोदय, अभी एक बहुत ज़रूरी चर्चा चल रही है कि हम सर्वे करा रहे हैं, जाति जनगणना करवा रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि भारत में किस किस जाति से कितने लोग संबंधित हैं। तो क्या ये सोशल जस्टिस की तरफ सरकार की कदम नहीं है, या क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे सरकार जागरूक है समाज के विकास के लिए? ये इंडिया गठबंधन की हमारी पार्टी भाकपा माले की भी पुरानी मांग रही है। और बिहार में जब नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन में थे तो जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी और उससे कम से कम एक बात हो रही है। अभी तेलंगाना में भी जातीय जनगणना हुई, कर्नाटक में हुई, और इससे एक नक्शा निकल के सामने आया है कि समाज की जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित वर्ग हैं, उन्हीं में अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनकी हालत ख़राब है, जो विकास से बहुत अछूते हैं, उनके घर में रोज़गार नहीं है, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो इस सर्वेक्षण से ये होगा कि असलियत का पता चलेगा। अब उसके बाद दूसरा कदम ये होगा कि जो हमारे संविधान में भी बात है कि जो सबसे समाज का वंचित समूह है उसको टारगेट करके योजनाएं ली जाएं, तो ये दूसरा कदम वो होगा। अभी मोदी सरकार ने बहुत दिन से इंडिया गठबंधन की उठ रही मांग पर ये कदम उठाया है, लेकिन उसमें हमारा ये कहना है कि ये केवल चुनावी घोषणा न बन के रह जाए, ये वास्तविक देश भर में जातीय जनगणना हो और उसके बाद जो उससे चीज़ें निकल कर के आती हैं हम योजनाओं को फॉर्मुलेट करें और उनको विकास की राशि, विकास का हिस्सा गांव के गरीबों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जी, सांसद महोदय, आजकल देखा जा रहा है कि तकनीक का ज़माना है और इस तकनीक के ज़माने में
पूंजीवाद को रोकना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आने वाले दिनों में हर रोजगार इससे संबंधित हो रहा है। पूरी दुनिया अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है। लोग कहते हैं ग्लोबल विलेज, तो अब ग्लोबल विलेज की परिकल्पना देखने को मिल रही है। तो एज ए सांसद क्या लगता है आपको कि जो हम लोग सोचते हैं कि एक आदर्श आइडियल स्टेट स्थापित होगा, क्या वो संभव हो पाएगा? देखिए, ग्लोबल विलेज का नारा देने वाले खुद अब भाग खड़ा हुए हैं। अब अमेरिका फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का नारा दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के देश अब ब्रेक्जिट कर रहे हैं। इंग्लैंड कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहिए। तो जो लोग एक ज़माने में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी नीतियों को प्रमोट कर रहे थे, ग्लोबल विलेज का नारा दे रहे थे, वही लोग अब उनसे पीछे कदम खींच रहे हैं। सीधा सीधी सवाल है, यह भी देखा गया कि अमेरिका ने अब एक नंबर का एजेंडा बनाया हुआ है कि जो उनके देश में प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, जो काम करने वाले युवक हैं, उनको हम अपने देश से बाहर करेंगे। तो ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि अगर पूंजी पूरी दुनिया में फैल करके अपना शासन कायम कर सकती है, तो पूंजी का जो दूसरा अपोजिट हिस्सा है श्रम, अबाध गति से पूरी दुनिया के हर हिस्से में क्यों नहीं जा सकता है? जी, ये बड़ी सवाल है। अब अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के आर्थिक विकास की जो गति बताई जा रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि 2047 तक भारत विकासशील से विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन रोजगार की संभावनाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली बड़े चैलेंजेस हैं। तो क्या कहेंगे आप, इसको कैसे मीट किया जा सकता है और आप अपने दृष्टिकोण से क्या देखते हैं? सरकार की नीतियां इस दिशा में नहीं दिखती हैं। कुछ लोगों की पूंजी का विकास को देश का विकास जो बताने की कोशिश है, इससे देश तरक्की नहीं करता है। बिहार में भी जब जाति जनगणना हुई, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, तो जो नीतीश बाबू भाजपा के साथ मिल करके अति पिछड़ा, महादलित, पसमानदा का नारा देते रहे, उन्हीं के आंकड़ों ने ये बता दिया, 20 साल के विकास के बाद ये बता दिया कि 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिनकी माहवारी आमदनी 6,000 से भी कम है, और 6 में 63% ऐसे लोग हैं जिनकी माहवारी आमदनी 10,000 से भी कम है। तो सवाल पैदा हो गया कि ये नारा था अति पिछड़ा, महादलित, पसमानदा का, या कोई काम भी सचमुच में ये कर रहे थे? इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि सपना देखना, नारे देना अलग बात है और व्यवहार में उतारना अलग बात है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि भारत हमारा उस दिशा में कोई ठोस कदम बढ़ा रहा है। जब तक देश के बेरोजगार नौजवानों को, उनके माइंड्स को और उनके ताकतवर भुजाओं को काम नहीं दिया जाएगा, राष्ट्र निर्माण में उनको लगाया नहीं जाएगा, तब तक हम कैसे तरक्की करेंगे, कैसे हम ऊंची उड़ान भरेंगे? जी सर, लास्ट में कि रत्न गर्भा कहा जाता है, खनिज संपदा से भरपूर है झारखंड प्रदेश, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। सर, इस राज्य की विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्या आइडिया है जिससे झारखंड में खासकर रोजगार बढ़े, झारखंड की तरक्की हो और भारत में बहुत ज़्यादा योगदान कर सके झारखंड? झारखंड निश्चित रूप से हमारा बहुत वाइब्रेंट स्टेट है हिंदुस्तान का। जंगल से, खनिज संपदा से, नदियों से भरा हुआ प्रदेश है, और ये दुर्भाग्य है कि अब तक सरकारों की नीतियों ने उसको अपेक्षित विकास नहीं दिया है। और उसका एक बड़ा कारण है कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा केंद्र ले जाता है और झारखंड को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल पाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से जो देश भर में प्राइवेटाइजेशन की नीतियां चल रही हैं, अडानी को हर कुछ सौंप देने की नीतियां चल रही हैं, तो उसका असर झारखंड पर भी पड़ता है। और जो देश भर में सरकारी नौकरियों को ख़त्म करके प्राइवेट नौकरियों को प्रमोट करने की बात हो रही है, तो झारखंड भी इसी देश का हिस्सा है। तो केंद्रीय नीतियों का भी प्रभाव झारखंड के विकास और तरक्की पर पड़ता है। खास तौर से
आदिवासी समूहों के खिलाफ जो देश भर में पॉलिसी चल रही है, उनको निगेट करने की, उनके अधिकारों को छीन लेने की, तो यह आदिवासी बहुल राज्य भी है, इसका भी प्रभाव भारी पैमाने पर पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। सांसद जी का बहुत एक बेहतरीन सोच रहा है भारत के विकास के लिए, और उन्होंने जोहार परिचर्चा में इस बात को बहुत मजबूती से रखा कि देश का विकास रोजगार से होता है, और रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ाने के लिए सरकार को नीति निर्माण करना चाहिए, और जो योजनाएं बने उसको धरातल पे लागू करना चाहिए। फिर जोहार परिचर्चा में किसी हस्ती से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।